सॉरी मम्मी, अब कभी अगली बार हम मिलकर कुछ प्लान करेंगे। अभी तो मैं चलती हूँ। बाय बाय। हम कहीं घूमने जा ही रहे थे कि रितिका अपने दोस्तों के झुंड को देखते ही उनके साथ चल दी। रितिका बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रही है। रितिका अकेले ही रोज गाजियाबाद से कॉलेज आती है, मगर इस तरह दोस्तों के साथ जाना हो तो मैं या उसके पापा साथ आते हैं। यूं अकेली तैयार होकर बेटी को घूमने फिरने जाने देने की हिम्मत नहीं होती। एक तो उसके पापा का जिला जज होना, पता नहीं कितने दुश्मन कितने दोस्त, दूसरे आए दिन होने वाले हादसे। मैं तो डरी सी ही रहती हूँ। क्या करूँ, आखिर माँ हूँ ना। बच्चे अपने माता पिता की भावनाओं को कहाँ समझ पाते हैं। उन्हें तो यही लगता है कि हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा रहे हैं। कई बार रितिका भी बड़ी हाइपर हुई है इस बात को लेकर कि मम्मा, आपने तो मुझे अभी तक बिल्कुल बच्चा बना कर रखा है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ध्यान रख सकती हूँ। अब उस नादान को क्या समझाएं कि माता पिता के लिए तो बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। हाँ, मेरी तरह शायद जज साहब से वह इतना कुछ नहीं कह पाती। उनकी लाडली सिर चढ़ी जो बात मनवानी होती है मनवा ही लेती है। बात तो शायद मैं भी उसकी मान ही लेती हूँ, लेकिन उसे बहुत कुछ सुझा बुझा कर जिससे वह मुझसे खींच सी जाती है। अब क्या करूँ, जब मुझे इस तरह के आधुनिक तौर तरीके पसंद नहीं आते तो मैं तो हर बार इसे ही तरजीह देती हूँ कि वह अपने पापा के संग ही जाएं। दोनों बाप बेटी के शौक मिजाज एक जैसे हैं। कितनी ही देर मॉल में घुमवा लो, दोनों में से कोई पहल नहीं करता घर चलने की। मैं भी कभी कभी बस फंस ही जाती हूँ, जैसे आज वह नहीं वक्त निकाल पाए। कोर्ट में कुछ ज़रूरी काम था। मैं थोड़ी देर तक यूं ही एक दुकान से दूसरी दुकान में टहलती रही। खरीदारी तो वैसे भी मुझे कुछ करनी ही नहीं होती है, वह तो मैं हमेशा अपने शहर के कुछ चुनिंदा दुकानों से ही करती हूँ। सरकारी गाड़ी में रौब से जाओ और बस रौब से वापस आ जाओ। सामान में कोई कमी हो तो चाहे महीने भर बाद दुकान पर पटक आओ। यहाँ मॉल में इतनी भीड़ में किस किस को परवाह है। कौन पहचान रहा है कि जज की बीवी शॉपिंग कर रही है या कोई और। शायद इतने सालों से इसी माहौल की आदी हो गई हूँ और कुछ अच्छा नहीं लगता। खैर, समय तो गुजारना ही था। यूं ही बेमतलब घूमते रहने से थकान सी भी होने लगी थी। घड़ी पर नज़र डाली तो बस आधा घंटा ही बीता था। सोचते विचरते मैं मैकडॉनल्ड की तरफ आ गई। कार्य दिवस होने के बावजूद वहाँ इतनी भीड़ थी कि बस लगा कॉलेज बंक करके बच्चे सभी यहीं आ गए हैं। माहौल को देखकर रितिका का ख्याल फिर दिलो दिमाग पर छा गया कि पता नहीं यह क्या मॉल वॉल में पार्टी करने का प्रचलन हो गया है। अरे तसल्ली से घर में मित्रों को बुलवाओ, खूब खिलाओ पिलाओ, मौज मस्ती करो, कोई मनाही थोड़े ही है। थोड़ी ही देर में ही सही, मेरा भी कॉफ़ी का नंबर आ ही गया था। कॉफ़ी लेकर भीड़ से बचते बचाते मैं खाली सीट पर जाकर बैठ गई और अपनी चारों तरफ देखती कॉफ़ी का सिप भरती जा रही थी। तभी मेरे पास एक बड़ी स्मार्ट सी महिला आई और खाली पड़ी सीट की ओर इशारा कर कर बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप चाहे तो यहाँ बैठ सकती हैं। इतना कहने के साथ ही मेरी इधर उधर की सोच पर वर्तमान ने ब्रेक लगा दिया। मैं उस महिला को कॉफ़ी पीते पीते देखती रही। उसने कांजीवरम की भारी सी साड़ी पहन रखी थी। उसी से मेल खाता खूबसूरत सा कोई नेकलेस डाल रखा था। पर्स भी उसके हाथ में बहुत सुंदर सा था। कुल मिलाकर वह हाई सोसाइटी की दिख रही थी। मुझसे रहा नहीं गया। अटपटा सा लग रहा था कि उसके सामने मैं फ्रेंच फ्राइज़ का मज़ा अकेले ही ले रही थी और वह सिर्फ कॉफ़ी लेकर बैठी थी। संकोच छोड़ मैंने अपने चिप्स उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अकेले ही शॉपिंग हो रही है? अपने होठों पर हल्की सी हंसी लाकर वह बोली, शॉपिंग नहीं, आज तो अपने बेटे के संग आई हूँ। दरअसल आज बच्चों की गेट टुगेदर है। मेरे पति रिटायर्ड हैं। यही सेक्टर 30 में हमारा छोटा सा घर है। पति तो अपनी ताश मंडली में व्यस्त रहते हैं और मैं बस कभी क्लब, कभी किटी और कभी समाज सेवा। रिटायर होने के बाद कहीं ना कहीं तो अपने को व्यस्त रखना ही पड़ता है ना। आज मेरा छोटा बेटा रोहन बोला कि मम्मी, मेरे संग मॉल चलिए, आपको अच्छा लगेगा। सो आज यहाँ का कार्यक्रम बना लिया। हम समझ गए थे कि हमारे बच्चे एक ही ग्रुप में हैं। थोड़ी देर में ही हम सहज होकर बातें करने लगे।
कुछ अपने परिवार के बारे में वह बता रही थी और कुछ मैं। बीच बीच में हम खाने पीने की चीज़ें भी मंगाते जा रहे थे। अब किसी के संग रहने से अच्छा लगने लगा था। बातों बातों में ही पता चला कि उनके 2 बेटे थे। छोटा रोहन रितिका के संग पढ़ रहा था और बड़ा विशाल इंजीनियरिंग के बाद पिछले साल सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो गया था। इस समय मसूरी में उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। मैंने सोचा कि बाप बेटा दोनों आईएएस। शुरू में ही मुझे लग गया था कि मेरी तरह यह महिला कोई ऊंची हस्ती है। उनका बेटा आईएएस है और जल्द ही उसकी शादी करने की इच्छुक है। यह जानकर तो मेरी रुचि उनमें और भी बढ़ गई। मैं तो खुद रुतिका के लिए अच्छा वर ढूंढने की कोशिश में थी और एक आईएएस लड़की को अपना दामाद बनाना तो जैसे मेरे ख्वाबों में ही था। विशाल के बारे में जानकर मुझे सब कुछ अच्छा लगा था, लेकिन एक अड़चन थी कि वे कायस्थ थे, हमारी तरह ब्राह्मण नहीं थे, जो मेरे लिए तो जमीन और आसमान को मिलाने वाली बात थी। अपनी इकलौती बेटी की गैर जाति में शादी करना मेरी सोच में कहीं दूर दूर तक नहीं था। एक तरह से तो मैं इस तरह की विवाह के बिल्कुल खिलाफ थी। मेरा मानना था कि अपनी जाति अपने धर्म के लोगों के बीच ही शादी ब्याह जैसे रिश्ते करने चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे से परिवारों से आपसी समझ और तालमेल बैठा सकें और सुखी संसार बसा सकें। मुझे हमेशा से ही यह अनुभव होता था कि इसके विपरीत शादियाँ कभी सुखद और सफल नहीं होती। शुरू में तो सब ठीक ठाक चलता है, पर कुछ समय बाद कहीं तलाक होता है तो कहीं ज़बरदस्ती रिश्तों को ढोया जाता है। यहाँ तक कि अपने परिवारों में होने वाली कई इस तरह की शादियों में मैंने अपना पूरा विरोध जाहिर किया था। ऐसा नहीं है कि जाति बिरादरी में शादियाँ करके किसी तरह की टेंशन नहीं होती है या इस तरह की शादियाँ टूटती नहीं हैं, फिर भी काफ़ी हद तक इन झमेलों से बचा जा सकता है। और मेरे अनुभव ने मुझे यही सिखाया है कि जब एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है तो यह तो समाज की सोच है, जो न कभी एक हुई है और ना होगी। इन सभी बातों में जज साहब और मेरे विचार एक से नहीं हैं, और औरों की क्या कहूँ। कई बार उन्होंने अपनी बातों से मुझे भी समझाने की कोशिश की है, मगर मैं कभी इतने बड़े दिल की हो ही नहीं पाई। पिछले साल मैंने अपना यह विरोध अपने भैया पर थोप दिया था, जब उन्होंने बताया कि वह रिया यानी मेरी भतीजी की शादी एक पंजाबी लड़के से तय कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को जहां बहुत चाहते हैं, वही लड़का और उसका परिवार सब कुछ बढ़िया हैं। हम लोगों को बच्चों की खुशी के अलावा और क्या चाहिए। तभी भैया की बात सुनकर मैंने बवंडर मचा दिया था। आपने तो भैया हद ही कर दी है। बच्चों की जिद क्या यूं ही आंखें मूंद कर पूरी की जाती है। पंजाबी लड़के से विवाह करोगे अपनी रिया का, और फिर कर लो जो आपकी मर्जी हो। मैं तो इस गलत शादी में आने से रही। मेरी बातों के आक्रोश ने भैया को भयभीत कर दिया और उन्होंने यह कहकर उस रिश्ते को टाल दिया कि इकलौती छोटी बहन ही शादी में शरीक नहीं होगी तो दुनिया क्या कहेगी। उस दिन के बाद से रिया ना अपने पापा से बात कर रही है और ना मुझसे। एक दिन गुस्से में आकर वह अपनी भड़ास निकाल गई थी। बुआ, आपने मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली। हम सब ने हमेशा आपको इतना प्यार, सम्मान और स्नेह दिया, उसका यह सिला दिया आपने। कल को आपको अपनी रितिका की ऐसी किसी लड़के से शादी करनी पड़ी, तब मैं देखूंगी कि कैसे आप जाति और धर्म का भेदभाव कर उसका दिल तोड़ पाती हैं। उसकी आंखों से भरे हुए आंसू और अपने लिए नफरत आज भी मुझे विचलित कर देते हैं। मुझे इस बात का एहसास बाद में हुआ कि वह उस लड़के के प्यार में इतनी दीवानी है कि उसके बिना किसी और से शादी नहीं करेगी। कभी कभी खुद पर भी बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इस कदर क्यों अपनी इच्छा, अपने विचार भैया पर थोपे। फिर सोचती हूँ तो लगता है कि आखिर मैंने गलत ही क्या किया। वह मेरे अपने थे, अगर अपनों को उनकी गलती का एहसास करा दिया तो क्या गलत किया। रिया मेरी कोई दुश्मन थोड़े ही थी। खुद भैया को भी पता था कि मैं रिया से कितना प्यार करती हूँ, पर मुझे उस समय जो सही लगा मैंने वही किया। अब वही बातें मेरे जहन में आ रही थी। मैकडॉनल्ड की उस मुलाकात ने थोड़े ही समय में दोनों माँओं के बीच एक दोस्ती का सा रिश्ता बना दिया था। अपने अपने मोबाइल नंबर और अते पते देकर हमने विदा ली थी। रास्ते भर मैं रितिका से अपनी इस नई बनी दोस्त की बातें करती रही और वह भी अपनी तरह तरह की बातें मुझे बताती रही।
उसके दोस्त की मम्मी के संग में आज सारे दिन रही और बोर नहीं हुई। इससे मेरी बेटी बहुत संतुष्ट थी। बोली, मम्मा आज आप बोर नहीं हुई? नहीं तो पिछली बार की तरह मुझे सारे रास्ते आपके भाषण सुनने पड़ते। चलो आगे से जब भी ऐसी कोई पार्टी होगी तो मैं आंटी से कहूँगी कि वह भी आपको कंपनी देने आ जाए। तब तो ठीक रहेगा ना मम्मी? मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी कि मम्मी इतने देर क्या करेगी। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी थी। घर आने के बाद तरोताज़ा होकर बैठी ही थी कि मेरा मोबाइल बज उठा। नंबर देखा तो आज की बनी फ्रेंड मिसेस दयाल का ही था। तुरंत रिसीव किया। आप घर पहुंच गई क्या? मुझे तो आपकी बड़ी याद आ रही है। सोच रही हूँ कि जल्दी से किसी रोज गाजियाबाद आकर आपसे मिलूं। आपसे मिलकर बातें करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं भी बस आपके बारे में ही सोच रही थी। कभी कभी किसी से अचानक मिलने पर भी ऐसा नहीं लगता कि हम जिंदगी में पहली बार मिले हैं। मैंने भी उनकी बात का जवाब उन्हीं के अंदाज में दे दिया। थोड़ी देर तक इसी तरह इधर उधर की बातें होती रही। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ कि उन्होंने अपने अगले हफ्ता होने वाली पार्टी के लिए मुझे आमंत्रित कर दिया। मॉल में श्रीमती दयाल से इसीलिए पार्टी में आने को नहीं कहा था कि जज साहब से पूछ कर कहूँगी, पर अब जब उन्होंने बताया कि मसूरी से इस रविवार को 5 दिन के लिए विशाल भी आ रहा है तो बस उसे देखने की इच्छा दिल में जाग उठी और बोल बैठी, अरे तो आप सब लोग इस रविवार को हमारे घर आ जाइए ना, एक छोटी सी पार्टी रखी है, जज साहब को अच्छा लगेगा। वह भी तुरंत तैयार हो गई, जैसे आने के लिए बिल्कुल तैयार ही बैठी हूँ। शाम को जज साहब कोर्ट से लौटे तो चाय के दौरान मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया और अपने दिल की चाहत भी कह बैठी। इतना अच्छा लड़का है, आईएएस है, परिवार भी समझदार और हैसियत वाला है, कायस्थ है। क्या ये अच्छा होता कि हमारी तरह वह भी ब्राह्मण होते तो हाथ जोड़कर उनसे रितिका के लिए उनका विशाल मांग लेती। मेरे स्वभाव से परिचित जज साहब ने इस बात को जरा भी तुल नहीं दिया। सामान्य भाव से बोले, अरे सुनीता, जिस रास्ते जाना नहीं उस बारे में क्या सोचना। जब हम रितिका के लिए लड़का ढूंढने निकलेंगे तो देखना लड़कों की कोई कमी नहीं आएगी। अभी तो हमारी बेटी का इंजीनियरिंग का ही 1 साल बचा है, फिर उसे एमबीए भी करना है। अभी कई साल है उसकी शादी में। मैंने भी सोचा कि जज साहब सही तो कह रहे हैं। अपनी जाति में भी लड़कों की कोई कमी थोड़े ही है। अभी ऐसी भी जल्दी क्या है। रिया की तरह रितिका का भी किसी गैर जाति में अफेयर थोड़ी ही है जो मैं इस विषय में सोचूं। देखते ही देखते हफ्ता निकल गया। पार्टी का दिन भी आ गया। लॉन में ही पार्टी का इंतज़ाम किया गया था। पहली बार रितिका ने पार्टी का जिम्मा अपने सिर पर लिया था। बोली, मम्मा अभी परीक्षा की कोई टेंशन नहीं है, इस बार मैं देखूंगी सारा इंतज़ाम। सुनकर पहली बार एहसास हुआ कि बेटी बड़ी हो गई है। विशाल का ख्याल एक बार फिर दिमाग में आ गया, मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं चाह कर भी यह रिश्ता नहीं कर सकती थी। मुझे इस समय अपनी भतीजी के गुस्से में कहे शब्द याद आ रहे थे। घर में मेहमान आने शुरू हो गए थे। मैंने अपनी सोच को दरकिनार करने की कोशिश की और मेहमानों की आवभगत में लग गई। जज साहब के कुछ करीबी जल्दी ही आ गए थे, अतः उन्हें पीने व पिलाने में व्यस्त हो गए। मैं और रितिका मेहमानों के स्वागत में लगे थे। बेटी पर बार बार नजरें जाकर ठहर जाती क्योंकि आज वाकई वह सुंदर लग रही थी। अचानक दिल में ख्याल आया कि अगर आज की पार्टी में विशाल उसे देख ले और पसंद कर ले या उसकी मम्मी ही रितिका को अपने बेटे के लिए मांग ले तो। अचानक ही वह परिवार आंखों के सामने आ गया। श्रीमती दयाल अपने पति व दोनों बच्चों के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए आती हुई दिखाई दी। रोहन को तो उस दिन मॉल में देख ही लिया था, पर विशाल तो उससे भी 4 कदम आगे था। यह लड़का इतना हैंडसम होगा यह तो मैंने सोचा भी नहीं था, उस पर आईएएस भी। मुझे फिर लगा कि मेरी चाहत मेरी सोच पर हावी हो गई है। फिर से मेरी चाहत जोर पकड़ने लगी कि यह लड़का तो बस मेरा दामाद हो जाए। तभी नज़दीक आकर दोनों भाइयों ने मेरे और जज साहब के पैर छुए। मन कहीं अंदर तक उन्हें अपना मान गया। दयाल दंपति तो हम बड़ों के ग्रुप में शामिल हो गए और दोनों भाई रितिका के फ्रेंड ग्रुप में। पार्टी खूब मज़ेदार चली। खाना खाने के बाद सभी लोग एक एक कर जाने लगे थे, मगर दयाल परिवार अभी जमा हुआ था। मुझे भी उनके जाने की कहाँ जल्दी थी। रितिका विशाल के संग खड़ी कितनी अच्छी लग रही थी। मन में सचमुच ही बहुत मलाल था कि यह कायस्थ हैं। अब तक करीब सभी मेहमान जा चुके थे। रात के 11 बज चुके थे। 30 अक्टूबर की रात
शहर में ठंडी ठंडी हवा की सिहरन सी उठी थी कि मिसेस दयाल ने एक कप कॉफ़ी हो जाए, हम भी चलेंगे कहकर अभी थोड़ा और रुकने का संकेत किया। अरे क्यों नहीं क्यों नहीं कहते हुए वेटर को 4 कप कॉफ़ी लाने का ऑर्डर दे दिया। रितिका दोनों भाइयों को अभी अभी अंदर ले गई थी। शायद अपना शानदार कमरा दिखा रही हो। लड़कियों को अपना कमरा दिखाने का बहुत क्रेज़ होता है। कॉफ़ी आ गई थी। हम चारों हंसी मजाक के साथ कॉफ़ी का मजा ले रहे थे कि वही हो गया जो मेरी सोच में तो निरंतर चल रहा था, मगर हकीकत में उसका कोई अनुमान नहीं था। दयाल साहब ने विनम्रता से अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप लोग हमें दे सके तो अपनी रितिका को हमारे विशाल के लिए दे दीजिए। उनके कहने के साथ ही मिसेस दयाल ने भी अपने हाथ जोड़ दिए। मैं तो स्तब्ध भौचक्की सी रह गई। जज साहब ने मेरी तरफ देखा। 2-4 पल यूं ही खामोशी में निकल गए। फिर जज साहब ने कहा, हमें यह रिश्ता मंजूर है। विशाल हमें भी बहुत पसंद आया है और फिर आपसे अच्छा और कौन मिलेगा हमें। जज साहब की हाँ सुनकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में अब मैं क्या करूं। न हाँ करने की स्थिति में थी और ना ही ना करने की। फिर कुछ सोचती सी बोली, अरे रितिका से भी तो पूछना होगा ना, उसकी भी राय जानना ज़रूरी है। आपको तो पता ही है कि आजकल के बच्चे। मुझे लगा कि चलो इस बहाने कुछ तो वक्त मिलेगा सोचने का, फिर कुछ सोचकर मना कर देंगे। सही बताऊं तो भैया भाभी रिया किसी का भी सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरी इस बात को सुनकर मिसेस दयाल के साथ जज साहब और दयाल साहब दोनों हंस पड़े। इसके पहले कि मैं कुछ कह पाती, मिसेस दयाल अपनी हंसी रोकते हुए बोली, अच्छा पहले यह तो बताइए, आप तो राजी हैं ना? मैं तो हाँ, और क्या, मुझे बहुत खुशी होगी आपसे जुड़कर। मैं इसके अलावा और क्या कह सकती थी जब जज साहब ने इसकी स्वीकृति दे दी। मगर रितिका, मैंने फिर इससे बचने की कोशिश की। अरे सुनीता जी, मुझे तो बस आपकी ही इजाज़त चाहिए थी, बाकी सबकी इजाज़त तो पहले से ही है। इस बार दयाल साहब ने जिस अंदाज में कहा, मेरा चौंकना लाजमी था। असमंजस में पड़ी बोली, मतलब? अरे सुनीता, तुम्हारी और मिसेस दयाल की मुलाकात मॉल में इसीलिए तो कराई गई थी कि आप दोनों में दोस्ती हो जाए, वरना तो मैं भी जा सकता था उस दिन। मैंने तो कोर्ट में व्यस्त होने का बहाना किया था। हम लोग तो काफ़ी दिनों से योजना बना रहे थे कि तुम दोनों को कैसे मिलाया जाए। सो इत्तेफाक से रितिका की गेट टुगेदर निकल आई। हालांकि मॉल में मिलवाना मुश्किल था, लेकिन बच्चों ने सब मैनेज कर लिया। जज साहब बोलते जा रहे थे और मैं आंखें फाड़े उन्हें सुने जा रही थी। सुनीता, जब मॉल से लौटकर तुमने विशाल के बारे में अपनी चाहत बताई तो मुझे लगा कि हमारा तीर निशाने पर लगा है। प्रकट में मैंने तुम्हारी बात को तुल नहीं दिया था। सुनीता, तुम्हें याद होगा कि 4 साल पहले जब मैं एक सेमिनार में अमेरिका गया था तो उसमें दयाल साहब भी मिले थे। भारत से जो खास लोग उस सेमिनार में भेजे गए थे उनको एक ही होटल में ठहराया गया था और दयाल साहब का कमरा मेरे बगल में ही था। दोस्ती होना तो लाजमी ही था। देखो, तुम्हारी और मिसिस दयाल की दोस्ती तो चंद घंटों में ही हो गई थी, जबकि हम तो पूरे 15 दिन साथ रहे थे। इसी दौरान एक बार मेरी तबीयत भी बिगड़ गई थी तो दयाल साहब ने मुझे ही संभाला था और वे सारी बातें यहाँ आने पर मैंने तुमको बताई थी। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। मैं कुछ खोई खोई सी बोली। उन्हीं दिनों हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। दोस्ती के उन्हीं लम्हों में हमने आपस में एक वचन लिया कि समय आने पर रितिका और विशाल की शादी कर देंगे। आज विशाल IAS हो गया है, मगर दोस्ती में किए गए वादों में कहीं कोई कमी नहीं आई है। दयाल जी के पास तो अब कितने अच्छे अच्छे ऑफ़र आ रहे होंगे, जबकि यह जानते हैं कि मैंने तो ज़िंदगी भर शोहरत और इज्जत के अलावा कुछ नहीं कमाया। मेरे पास अपनी रितिका को उन्हें सौंपने के अलावा कुछ देने को नहीं है। दयाल साहब ने जज साहब का हाथ अपने हाथों में ले लिया था। ऐसी वैसी कोई बात मत कीजिए जज साहब, नहीं तो मैं उठकर चला जाऊंगा। ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है, मगर दोस्ती, अच्छे लोग, अच्छा परिवार बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है और हम लोग उन्हीं में से एक है कि हमें आप मिले हैं। सुन रही हो सुनीता, तुम जाति बिरादरी की बातें करती हो, क्या इनसे अच्छा तुम्हें रितिका के लिए कुछ मिल पाएगा? अच्छे लोग, अच्छे रिश्ते, अच्छे परिवार, इन सब से बढ़कर नहीं है कुछ। आज मैंने बिना तुम्हारी इच्छा जाने इस रिश्ते को हाँ कर दी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं सही काम कर रहा हूँ और अदालत में आए दिन परिवारों के टूटने बिखरने के मामले मैंने सुने और निपटाए हैं।
उनमें रिश्ते टूटने की वजह यह शायद ही होगी कि उनकी जाति अलग थी या धर्म। मुझे माफ़ करना सुनीता, तुम्हारी बेसिर पैर की बातों के लिए मैं इतना अच्छा रिश्ता नहीं ठुकरा सकता। अच्छा लड़का सोचकर ही विशाल से रितिका की शादी की बात खुद तुम्हारे दिमाग में आए, इसके लिए ही वह मुलाकात करवाई गई और अब यह पार्टी भी रखी गई ताकि इस ड्रामे का सुखद अंत कर दिया जाए। पत्नी को काफ़ी कुछ कहकर अंत में जज साहब ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मेरे ख्याल से अब तुम्हें भी समझ जाना चाहिए कि तुम्हारी सोच बहुत संकीर्ण थी, वक्त और जमाने से हट कर थी। तुम्हारे भैया तुम्हारी बात सुनकर अपनी बेटी का जीवन बिगाड़ सकते हैं, पर मैं नहीं। सभी अपनी अपनी बात कह चुके थे। रितिका और विशाल भी अपनी स्वीकृति दे चुके थे। अब मेरी बारी थी, सो मैंने हाथ जोड़कर इस रिश्ते को अपनी स्वीकृति दे दी। मिसेस दयाल ने उठकर मुझे गले से लगाते हुए कहा, बधाई हो सुनीता जी, सब कुछ कितनी जल्दी हो गया ना। अभी अभी तो हम दोस्त बने थे और अभी अभी समधी ने। उन्होंने अपने गले में पहना एक जड़ाऊ हार उतार कर तुरंत रितिका को पहनाते हुए कहा, आज से तुम्हारी एक नहीं दो दो माएँ हैं। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, मगर दिल में कहीं एक डर और चिंता थी जो मुझे खुलकर खुश नहीं होने दे रही थी। क्या करूँगी, कैसे जाऊँगी भैया भाभी के सामने, यह सोच सोच कर ही मेरी जान सुखी जा रही थी। सभी थक कर सो गए थे, मगर मेरे मन का डर और अपराध भाव मुझे सोने नहीं दे रहा था। अगली सुबह काफ़ी देर से आंखें खुल पाई। पता नहीं कितने बजे नींद आई थी। घड़ी पर नज़र पड़ी तो पूरे 10 बज रहे थे। जज साहब के कोर्ट जाने की बात दिमाग में आते ही तेजी से उठी कि भाभी ने चाय के प्याले के साथ कमरे में प्रवेश किया और हंसती हुई बोली, क्या सुनीता, इतनी बड़ी खुशखबरी है और तुम सो रही हो अब तक। जिस बात के लिए मैं अब तक इतनी परेशान थी वह इतनी आसानी से सुलझ जाएगी मैंने सोचा भी ना था। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मुझे हैरान देखकर भाभी बोली, सुबह सुबह ही नंदोई जी का फ़ोन आ गया और फ़ोन पर उन्होंने जब रिश्ता तय होने की बात बताई तो हमसे रहा नहीं गया और आपकी खुशी में खुशी मनाने चले आए। अपने जीजा जी को देखने के लिए रिया भी बेचैन हो रही है। शाम को वह भी यहीं आएगी। दयाल परिवार को भी बुला लिया है। आज का डिनर मामा मामी की तरफ से शहर के सबसे अच्छे होटल में। भाभी बोले जा रही थी। मैं हैरत से पड़ी भाभी का चेहरा पढ़ने में लगी थी, मगर वहाँ स्नेह वह प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं था। मेरे इतना बड़ा दुख देने के बावजूद भाभी का यह व्यवहार कुछ समझ में नहीं आया तो मैं भाभी से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। भाभी, मैं इस लायक कहाँ कि मुझे आप इतना प्यार दें। मैंने आप लोगों को अपनी गलत सोच की वजह से इतना दुख पहुँचाया। मैं तो आपको अपना मुँह भी दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं कितनी बुरी हूँ भाभी, कितनी बुरी। मेरा रुदन तेज हुआ जा रहा था और भाभी मेरी पीठ सहलाए जा रही थी। मत रो सुनीता, मत रो। अब वह भी तुम्हारा हमसे अगाध प्रेम ही तो था, वरना किसी को क्या पड़ी है। अच्छा हो या बुरा हो, तुम्हें गलत लगा इसीलिए तुमने रोका और हमें तुम्हारी बात सही लगी इसीलिए हमने उसे मान लिया। तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है सुनीता, जो हो गया उसे भूल जा और दिल खोलकर आने वाली खुशियों का इंतज़ार कर। तभी कमरे में जज साहब के संग भैया आते आते बोले, मेरे मन का बोझ इतनी सहजता से उतर जाएगा सोचा नहीं था। मैंने जज साहब को देखा जिन्होंने अपनी समझदारी से इतनी बड़ी खुशी मुझे दे दी थी। उन्होंने मेरी आंखें पढ़ ली और मुस्कुरा दिए। मगर अभी तो रिया का दुख है मेरे सामने। वह तो बहुत नाराज़ है अपनी बुआ से, उसे कैसे वापस पा सकूंगी मैं। अरे, अपने बच्चे छोटे छोटे हैं, ज़्यादा देर तक मन में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है। ज़्यादा देर तक अपने बड़ों से नाराज़ नहीं रहते। मैंने उसे समझाया है सुनीता, उसके मन में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है। भैया बोले तो साथ साथ भाभी भी बोल पड़ी। और अभी सुबह सुबह ही तो फूफा जी से उसकी ढेरों बातें हुई हैं और फूफा जी ने उसे वादा किया है कि अब चाहे उसकी बुआ भी कहे वह अपनी रिया की शादी उसी के संग कराएंगे जिसे वह पसंद करती है। बच्चे जितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं उतनी ही जल्दी मान भी जाते हैं सुनीता। भाभी अपनी बात कह चुकी तो मैंने खुश होकर तुरंत कहा, और अब सबसे पहले तैयार होकर हम लोग वहाँ चलेंगे। मुझे भी तो अपने दूसरे दामाद को शाम के डिनर के लिए आमंत्रित करना है। उनसे भी तो माफ़ी मांगनी है इस बुरी बुआ को। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।